दोस्तों आज पेश है बेरहम न्याय। ये कवर चित्र है दोस्तों। कनकपुर के राज्य का राजकुमार गोलवन में क्रिकेट खेलने आया हुआ था। एक पेड़ के नीचे वह विश्राम करने के लिए रुका। तभी हम चारों में से मैं बड़ी हूँ, नहीं मैं बड़ी हूँ, अरे मैं बड़ी हूँ, तुम तीनों झूठ बोल रही हो, सबसे बड़ी मैं हूँ। नहीं मैं बड़ी हूँ, नहीं मैं बड़ी हूँ, नहीं मैं बड़ी हूँ, नहीं मैं बड़ी हूँ। ये स्त्रियाँ कौन है? झाड़ी के उस पार एक दूसरे से समय से बड़ी बताने से झगड़ रही हैं। कोतियाल छुटकर वह झाड़ियों के पार गया। मैं बड़ी हूँ, नहीं मैं बड़ी हूँ, आयु में तो चारों स्त्रियाँ समान हैं, फिर एक दूसरी से बड़ी होने के विषय में क्यों लड़ रही हैं? वह उनके पास गया। आप लोग इस प्रकार लड़ क्यों रही हैं? तुम कौन हो? मैं कनकपुर का राजकुमार मित्रसेन हूँ। ओह, तुम राज परिवार के हो। तुम चारों के झगड़े का फैसला कर सकते हो। तुम चारों का झगड़ा है? तुम चारों का क्या झगड़ा है? तुम चारों का? हम चारों का झगड़ा यह है कि हम चारों स्वयं को एक दूसरे से बड़ी समझती है। इसी बात पर हम झगड़ रही हैं। हम में से सबसे बड़ी कौन है? क्या तुम हमारे झगड़े का उचित फैसला कर सकते हो राजकुमार मित्रसेन? क्या बता सकती हो? पर तुम चारों की बारी बारी अपना परिचय मुझे देना होगा, ठीक है? सबसे पहले तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। मैं भूख की देवी हूँ। ओ भूख की देवी, तुम बड़ी कैसे हो सकती हो? तुम पर तो छप्पर 56 प्रकार के भोजन करने का भी मिटाया जा सकता है, कद मूल खाकर भी मिटाया जा सकता है। तुम सबसे बड़ी नहीं हो राजकुमार। मैं नींद की देवी हूँ। प्रत्येक के जीवन में मेरी आवश्यकता होती है। बेशक नींद की देवी, प्रत्येक जीवन में तुम्हारी बहुत आवश्यकता होती है, पर चारों में से बड़ी तुम भी नहीं हो। तुम कभी कभी रोका जा सकता है। क्या तुम मखमली बिस्तर पर आ सकती हो? कड़ी पथरी पर जीवन जमीन पर भी आ सकती हो? नहीं, तुम सबसे बड़ी नहीं हो। अब तीसरी स्त्री मित्रसेन अपने परिचय इस प्रकार दिया। मैं प्यास की देवी राजकुमारी हूँ मित्रसेन। वो प्यास तुम कैसे प्यास को तो कैसे भी बुझाया जा सकता है, गंगा जल से भी और सरोवर के गंदे जल से भी। तुम बड़ी नहीं हो मित्रसेन की बाकी बची स्त्री। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं आस की देवी हूँ। किसी ने सच ही कहा है, आशा जीवन है। आशा का दामन थाम कर ही मनुष्य अपने जीवन में उन्नति कर सकता है और जीवन की उन्नति को आगे बढ़ा सकता है। जीवन में सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा धैर्य है। इसलिए आस की देवी, तुम चारों में सबसे बड़ी हो। राजकुमार मित्रसेन, तुम आशावादी हो। यह जानकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई। यह सुनकर हूँ आशा की देवी, हम सबसे बड़ी हैं। हम तीनों इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। सच्चाई को हंसकर स्वीकार करने की में अक्लमंदी होती है मेरी बहनों। आस की देवी की बात सुनकर तीनों देवी का क्रोध से पांव पिटकती हुई चली गई। राजकुमार मित्रसेन, यह अंगूठी सदैव अपने पास रखना। इस अंगूठी के पास रहते तुम जो भी कार्य करोगे वह किसी भी सफलता से भाग लोगे, सदैव उसमें सफलता प्राप्त करोगे। तुम जीवन में जो भी चाहोगे वही मिलेगा। ओ आस की देवी, इस अंगूठी को देकर तुमने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है मित्रसेन। अब मैं जा रही हूँ। जीवन मेरा आशीर्वाद समय तुम्हारे साथ रहेगा। यह कहकर वह अदृश्य होगी। और दूसरी ओर राजकुमार मित्रसेन के आसपास के आस की देवी ने हम तीनों से बड़ी है, हम तीनों का घोर अपमान किया है। राजकुमारी मित्रसेन को इस बात का बदला लेना चाहिए। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। उस योजना पर अमल करते हम तीनों राजकुमार मित्रसेन को अपने अपमान का बदला ले सकती हैं। क्या योजना है नींद की देवी? तब नींद की देवी ने उसे अपनी योजना बताने लगी। तो नींद की देवी सारी योजना सुन करने के पश्चात, वाह नींद की देवी, तुमने योजना तो बड़ी अच्छी बनाई है। हमारी इस योजना में मित्रसेन बच नहीं सकेगा, तो फिर देर किस बात की? हमें किसी अपनी योजना पर अमल करना चाहिए।
और तभी योजना, भूख की देवी और प्यास की देवी, दो मृत बच्चों में परिवर्तन हो गई। तत्पश्चात और नींद की देवी एक अधेड़ स्त्री के रूप में परिवर्तन हो गई। अब दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाकर कनकपुर राज्य की ओर चल दी। वैसे देख कनकपुर राज्य दरबार में पूछी, दुआई हो, इंसाफ कीजिए, कौन हो तुम? तुम्हारे इन दो बालकों के शरीर किसने मारा? महाराज, आपके पुत्र राजकुमार मित्रसेन ने मेरी गोद उजाड़ दी। क्या? हाँ महाराज। सालवन अकेट करते हुए राजकुमार मित्रसेन ने मेरे दो बाप और बच्चों को तीर से बांधा और हरी भरी गोद को खून सुना कर दिया। महाराज, राजकुमार मित्रसेन इतने पर ही बस नहीं किया, उसने मुझे घुड़की दी। अगर मैंने कनकपुर राज्य में जाकर दुर्घटना की सूचना महाराज सुदर्शन को दी तो वह मेरे जीवित नहीं छोड़ेगा। महाराज, मुझे न्याय चाहिए, मैं अपने पुत्र के योग में तड़पती मेरी आत्मा को शांति मिल सके। राजकुमार मित्रसेन ने घोर अपराध कर डाला, बेचारे निरीह दो बालकों की मौत की घाट उतार दिया। कुछ सोचकर बहन, निश्चित होकर तुम्हारे साथ राजकुमार मित्रसेन को दंडनीय अपराध किया है। बताओ हम क्या करें? राजकुमार मित्रसेन को किस प्रकार दंडित करें? तुम शांति मिल सकती है। महाराज, मैं चाहती हूँ राजकुमार मित्रसेन को 10 वर्ष के लिए कनकपुर देश से निकाल दिया जाए। हाँ, तभी धड़कते दिल कलेजे को ठंडक मिलेगी। वो अपने इकलौते पुत्र को क्या हम इतना कठोर दंड दे पाएंगे? और उसे सोच में पड़ा देख लगता है महाराज का मोह में पड़ गया है। यदि ऐसा तो यहाँ व्यर्थ भी आई। यह कहकर उसने वहाँ से जाने का उपकर किया। नहीं बहन, हम तुम्हें न्याय पाने की आशा लेकर आई और तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। मैं समझू राजकुमार मित्रसेन 10 वर्ष का देश का निकाला मिलेगा। हाँ बहन, और यह मेरा आना सार्थक हुआ महाराज। वह स्त्री अपने दोनों पुत्रों के साथ दरबार से चली आई और वन में आकर तीनों असली रूप में आ गई। हमें से टक्कर लेने चला था मित्रसेन। आज से 10 वर्ष तक दर दर की ठोकरें खाएगा, आटे दाल का भाव अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। दूसरी ओर मित्रसेन अखेट कनकपुर वापस लौट रहा था। पूरे दिन आज अखेट करते हुए गुजरा और कनक में पहुंचकर अपने इकलौते पुत्र मित्रसेन के लिए देश निकाला का यह आदेश द्वार पर लटकाते समय दिल डूब रहा है। लेकिन क्या करूं, न्याय मांगने आई उस स्त्री को निराश भी नहीं लौटा सकता था। और जब कनकसेन महल पहुंचा तो मुख्य द्वार पर आया, ठहरिए राजकुमार, आप महल के अंदर नहीं लौट जा सकते। क्या कह रहे हो पहरेदार? महाराज का हुक्म आपको यह आदेश लिख कर टंगवाया है। और मित्रसेन ने आदेश पढ़ने लगा, तुमने घोर अपराध किया है, इसलिए तुम्हें 10 वर्ष के लिए देश का निकाला देने का आदेश देते हैं। यह पत्र से ही पढ़ते ही कनकपुर की सीमा से बाहर निकल जाए राजा सुदर्शन। पिताजी महाराज, मुझे इतना बेरहम आदेश कैसे दिया? आखिर मेरा अपराध क्या है? हर हाल पर मुझे इसके आदेश का पालन करना पड़ेगा, यह मेरा धर्म है। वह घोड़े पर चढ़ा और वापस चल पड़ा। मैं कैसा भागप बेरहम न्याय करने अपने इकलौते पुत्र को 10 वर्ष के लिए बिछड़ गया। मित्रसेन द्वारा कनकपुर राज्य की सीमा से बाहर निकल गया और रात होते थे वन में जा पहुंचा। मैं समझ में नहीं आया, अभी तक यह बात नहीं आई, पिताजी महाराज ने मुझे 10 वर्ष के लिए देश का निकाला क्यों दिया है? मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर मेरे विरुद्ध यह कठोर दंड कैसा? मैं 10 वर्षों का लंबा समय कहाँ बिताऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं? तभी आस की देवी प्रकट हुई। क्या मित्रसेन आस का दामन छोड़कर उदास बैठे हो? आस की देवी, मेरे पिता ने मुझे यह कारण ही 10 वर्ष के लिए देश निकाला का कठोर दंड दे दिया, आप सोच कर उदास बैठा हूँ। ओह, तो यह बात है मित्रसेन, तुम नींद की देवी और प्यास की देवी की भूख की देवी का मुंह तोड़ जवाब देकर मुझे सबसे बड़ी बताया। इसी बात से कुपित होकर तीनों तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। कैसा षड्यंत्र? आस की देवी। तब आस की देवी ने पूरी बात बताई। ओह, तो यह उन तीनों देवियों का किया धरा है। हाँ मित्रसेन, यह 10 वर्षों का समय तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा का समय है। तुम्हें हर हालत में इस परीक्षा पर खरा उतरा है। नींद की देवी और प्यास की देवी, भूख की देवी अपनी भूल का एहसास होगा। आस की देवी, अच्छा हुआ तुमने आकर मुझे सारी बात बता दी। मित्रसेन, मेरी देवी अंगूठी तुम्हारे पास है, यह अंगूठी जीवन में हर मोड़ पर तुम्हारी सहायता करेगी।
यह कहकर आज की देविया दृश्य होगी और रात को मित्रसेन वन में बिताई। सुबह होने पर वह पुनः अनजाने सफर पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर ओह, यह तो तेवर आक्रामक लग रहे हैं। अगले ही पल अब क्या करूं? मित्रसेन, तू आशावादी है, आशा का दामन न छोड़, इस शेर से कुछ कर, सफलता मिलेगी। यह सुन सर, तभी तड़ाक, और तभी उसने बिना पल गवाए ही अजगर का मुंह पकड़ लिया और सिर दी। कैसी कयामत घड़ी आगे पड़ी थी। वह घोड़े पर सवार हुआ पुन चल पड़ा। अब आशा की देवी द्वारा दी अंगूठे के कारण संभव हो सका, वरना मैं खुखार शेर और अजगर से कैसे निपट सकता था। चलते चलते रहने के पश्चात एक नगर के समीप पहुंचा। सामने तालाब है, घोड़ा काफी देर से प्यासा है, घोड़े को यहीं पानी पिला दूं, अब आगे बढ़ूंगा। और वह तालाब पे निकट गया। घोड़े को पानी पिलाना है? हाँ बदौवी भाई, देखो मुसीबत, यह तालाब मेरा है। इस तालाब में तुम अपने घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। पहले तुम्हें मेरे साथ चौपट खेलना होगी। तुम जीत गए तो घोड़े को पानी पिला लेना, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा घोड़ा मैं ले जाऊंगा। चौपट खेल में विशेष प्रांगण तो नहीं हूँ। यदि तुम खेल में हार गए तो घोड़े को भी हाथ धोना पड़ेगा। कोशिश करने में क्या अर्ज है, मैं खेल में जीत भी सकता हूँ। और फिर आशा की देवी द्वारा दिया आशीर्वाद मेरे काम आएगा। यह सोचकर ठीक है धोबी भाई, तुम्हारे साथ चौपट खेलने के लिए तैयार हूँ, तो आ जाओ। हो जाए खेल के तो दो हाथ। और धोबी ने चौपट बिछाई और शेर दी। लो धोबी भाई, तुम खेल में हार गई। ओह, ऐसा तो पहली बार हुआ है। और मित्रसेन ने अपने घोड़े को पानी पिलाया। धोबी भाई, यह बताओ कि तुम्हें चौपट खेलने की लत कैसे लगी, और राजसी खेल है तो तुम जो सामने देख रहे हो वह माणिक नगर, इस देश का राजा माणिक सेन चौपट खेलने की लत है। हर किसी के साथ चौपट खेलने को किसी भी समय तैयार रहता है। मैं उसका धोबी हूँ और मेरे साथ राजा मित्रसेन यदा कदा चौपट खेलते रहते हैं और रागीर हमारे महाराज चौपट खेलने का अत्यंत निपुण है और आज तक इस खेल में कोई नहीं हरा पाया। ओह, तो राजा माणिक के साथ चौपट खेलनी चाहिए, क्या पता उसे हरा दूं। और वह माणिक नगर की ओर चल दिया। माणिक नगर पहुंचने पर अपने राजा से जाकर कोई एक परदेसी उनके साथ चौपट खेलना चाहता है और पहरेदार यह सूचना राज दरबार के राजा माणिक सिंह को दी, उस परदेसी को यहाँ ले आओ। मित्रसेन जब दरबार में आया तो तुम हमारे साथ चौपट खेलना चाहते हो? हाँ महाराज, मेरे साथ किसी परदेसी के खेल कर जीतने को बड़ी कठोर है, इसलिए खेलने से पहले मेरी सुनाइए महाराज। खेल में यदि तुम हार गए तो आजीवन तुम्हारे कारागार में रह कर चक्की पीसनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है महाराज, पर मेरी एक शर्त है। यदि आप स्वीकार करेंगे तो आपके साथ खेलना हुआ, अन्यथा नहीं। क्या शर्त है तुम्हारी? जब मैं आपकी चौपट की बाजी जीतूंगा तब आपसे जो भी मांगूंगा आपको वस्तु बिना झिझक मुझे देनी होगी। तुम्हारी बात स्वीकार है? और तब दरबार में दोनों ने खेलना आरंभ किया। मुझे भला यह छोकरा क्या जीतेगा? आशा की देवी की अंगूठी मेरे साथ है और खेल में मुझे हारने मत देना। और सिर दी। महाराज, आप हार गए। मैं आपसे कुछ मांगू परदेसी? महाराज, आपका सारा राजपाट चाहिए। हाँ महाराज, मुझे आपका सारा राजपाट चाहिए, वचन हारी हो जाएंगे। ओह ठीक है, आज से तुम हमारे मेहमान बनकर अतिथि गृह में ठहरो। कल विदित तुम्हारे माणिक का राजपाट सौंप देंगे। और मित्रसेन राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। उसी रात माणिक ने विशेष आपातकालीन बैठक बुलाई। मित्रगण, आज परदेसी के हाथ में राजपाट हार चुका हूँ, मुझे सलाह दीजिए अब मैं क्या करूँ? महाराज, उस परदेसी को अपना राजपाट देने से मुकर जाइए। तुम तो चारों और हमारी खूब थू होगी। लोग कहेंगे कि हम वो राजा हैं जिसके क्षत्रिय होकर अपना वचन पूरा नहीं किया। हम ऐसा नहीं कर सकते। उसे मरवा दीजिए महाराज। क्या
हाँ महाराज। हाँ महाराज, रात्रि के खाने भी नहीं खाया है, उसके खाने में जहर मिला दीजिए, सुबह अपने कक्ष में मृत पाया जाएगा। किसी को कौन कौन ये बात पता नहीं लगेगा कि वैसे मरा। इस प्रकार उसके सहज ही छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारी यह योजना कुल जस्ती है, इसे निश्चित किया जा सकता है। नहीं महाराज, ऐसा नर्त न करना, ऐसा करके आप नर हत्या का अपराधी बन जाएंगे। फिर आप ऐसा कोई कोई उपाय बताइए महामंत्री जी, से सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। महाराज, मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे करने से आपका मान भी बना रहेगा और रुतबा भी वही रहेगा, ऊपर देशी की बात भी पूरी हो जाएगी। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनिए महाराज, कल्पना का विवाह योग्य परदेशी युवक के साथ विवाह कर दीजिए। क्या? हाँ महाराज, चूंकि राजकुमारी कल्पना इकलौती संतान है, इसके बाद उसके पति माणिक नगर का राजपाट मिलने वाला है। परदेसी राजकुमारी को विवाह करने के पश्चात आप उसे ससुर बन जाएंगे और आप यह रुतबा आज के रुतबे से कम नहीं होने होने की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही होगा। आप अवस्था में उन लोगों की नज़रों में मान और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब आप देखेंगे कि लोग यही कहेंगे, यह राजा है जिसके आन बान के साथ अपना वचन निभाया। प्रधानमंत्री हमें बड़ी उत्तम राय दी है, हम बुद्धिमानी की कायल हो गई। अगले दिन राजा माणिक अपनी पुत्री कल्पना का विवाह मित्रसेन से कर दिया। तत्पश्चात मित्रसेन, आज माणिक नगर का सारा राजपाट तुम्हारा हुआ, ये मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। आप कहाँ जाएंगे? आज्ञा मांग रहे हैं महाराज। आप कभी नहीं जाएंगे, मेरी और कल्पना के साथ ही रहेंगे। माणिकचंद मित्रसेन ने माणिक नगर का राजा बना दिया। मित्रसेन माणिक नगर को आदर करते हुए अपने समीप बिठाया और प्रधानमंत्री जी ने कितनी सही सलाह दी है, उसकी सलाह मानने न मानते तो राज्य को छोड़कर जाना पड़ा और न ही मेरे मान सम्मान में कोई कमी आई। मित्रसेन माणिक नगर का राज्य करते हुए 10 वर्ष बीत गए और इस बीच माणिक सेन की मृत्यु हो गई और वह अन्य 2 बच्चों का पिता बन गया। एक दिन, महारानी कल्पना, तुमने हमसे कई बार विषय में जाना कि हमारे माता पिता के विषय में जानना चाहा। हमने हर बार तुम्हें टाल दिया, कुछ नहीं बताया, और आज तुम्हें अपने विषय में बताता हूँ। तो सुनो, मैं कनकपुर का राजा चित्रसेन का इकलौता पुत्र हूँ। क्या? हाँ। फिर आप सब कुछ जानते हुए भी इतने वर्षों तक अपने परिवार से दूर क्यों रहे? मित्रसेन ने अपने देश निकाले के विषय में विस्तार से कल्पना को बताया। महाराज, आपको देश निकालने का समय पूरा हो गया। हाँ महारानी। तब अब आप कनकपुर जाकर अपने पिता की सुध लेनी चाहिए। हम ऐसा ही सोच रहे हैं महारानी। अगले दिन राजा मित्रसेन लाव लश्कर के साथ कनकपुर की ओर चल दिया। कनकपुर की सीमा में पहुंचकर, मेरी मातृभूमि, मुझे सत सत प्रणाम। और वह जा पूछा, बेटा। उसी समय, मित्रसेन, तुम जीते हमारे, तुम कौन हो? महाराज, हमारे कारण आज से 10 वर्ष पहले आपके पुत्र को देश निकाला हुआ था। ओह! और उस समय आशा की देवी वहां प्रकट हुई। आशा बहन निश्चित ही हम तीनों से बड़ी हो। समाप्त दोस्तों।